हेलो एवरीवन। जीएस की अगली क्लास बढ़ाते हुए आज जो हम अगला चैप्टर करेंगे जो कि अगला वंश सातवाहन वंश करेंगे। देखिए पीछे तक हम लगभग गुप्ता वंश तक या गुप्त वंश तक हमने कवर कर लिया था। देखे थे कि कैसे पीछे वाले राजा आगे वाले राजे से लगभग जो आगे आ रहा है राजा पीछे वाले राज्य से लगभग बहुत बलशाली बहुत धुरंधर राजा एक एक करके आ रहे हैं। इसलिए हमारा गुप्ता वंश लगभग बहुत अच्छा वंश माना जाता है। योद्धाओं जैसे हमने मौर्य वंश के बारे में पढ़ा था, मौर्य वंश में शासक एक से बढ़कर एक आए, जैसे सम्राट अशोक मौर्य वंश में थे। इसके बाद उनको लास्ट में बेहर रत्न को मारकर आपके पुष्पिंद शुंग द्वारा एक शुंग वंश की स्थापना की जाती है। ऐसे कुछ इसमें भी होगा। गुप्त वंश में लगभग मारा किसी को नहीं जाएगा, लेकिन आपस में विद्रोह के थ्रू एक दूसरे वंश की स्थापना की जाएगी, जिसको आगे हम पढ़ेंगे सातवाहन वंश, सातवाहन डायनेस्टी, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हम इसमें कितने राजा पढ़े थे मैं थोड़ा सा रिव्यू करवा दूं। जब हम गुप्त वंश या गुप्ता वंश पढ़ते हैं तो गुप्त वंश में लगभग सबसे पहले जो इनके फाउंडर हैं, इनके जो मेन फाउंडर होते हैं उनको कहा जाता है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। इनके बेटे आते हैं घटोत्कच। और बीच में कुछ और राजा आएंगे। इसके बाद फिर हमारे आते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद इनके बेटे जो आएंगे, जो बेटे आते हैं चंद्रगुप्त के बेटे समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बेटे जो आएंगे कुमारगुप्त। ये जो देखिए हम जब गुप्त वंश में पढ़ते हैं तो श्रीगुप्त तो सबसे इसके फाउंडर तो थे ही, लेकिन इसके आगे घटोत्कच और बड़े शासक होते हैं। चंद्रगुप्त घटोत्कच से भी ज़्यादा, इनको तो एक अलग ही नाम दिया जाता है, रियल फाउंडर इसको बोलते हैं। जैसे आप मुगल सल्तनत में पढ़े हैं, स्लेव डायनेस्टी में गुलाम वंश में जब आप पढ़ते हैं तो उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक तो मानते हैं कि उन्होंने स्थापक या फाउंडर हैं उसके गुलाम वंश के, लेकिन रियल फाउंडर उसमें हम इल्तुतमिश को मानते हैं, क्योंकि छोटे से समय पे बहुत बड़ा कार्य करना, उसको एक निरंतर इस्टेब्लिश करना इल्तुतमिश उसमें किए थे। ऐसे ही कुछ इसमें था। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त एक ऐसे शासक थे जो श्रीगुप्त नहीं समय पे कर पाए, उसको समुद्रगुप्त बहुत अच्छे तरह से इस्टेब्लिश करेंगे। अभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कुमारगुप्त के बेटे जब आते हैं इन्हीं के, तो लगभग स्कंदगुप्त इनके बेटे आते हैं। स्कंदगुप्त के बाद यहीं से इसका फिर आगे डिक्लाइन चालू हो जाता है। यहीं से डिक्लाइन चालू होगा और आगे फिर पतन होता है। इसी गुप्त वंश में फिर लगभग यहीं से पतन हो जाता है। पतन कैसे होता है? जब श्रीगुप्त आते हैं तो ये सबसे पहले महाराजा शब्द का प्रयोग किया था, महाराज शब्द का, और इन्हीं के द्वारा महाराज और राजा शब्द सबसे पहले इन्होंने ही शुरुआत किया था। इन्हीं के वंश में लगभग शुरू हुई थी। यह एक ब्राह्मण डायनेस्टी थी। देखिए कल की क्लास है, मैं सिर्फ रिवीजन इसमें आज अभी करवा रहा हूँ। अभी हम जब आगे देखेंगे, जब इसके बाद डिक्लाइन के बाद सातवाहन वंश आता है, आज हम सातवाहन वंश इसी के आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले राजा वंश आता है, लेकिन ये ब्राह्मण डायनेस्टी थी। ब्राह्मण डायनेस्टी के साथ ये लगभग सभी में अच्छे से ध्यान देते थे। लगभग कहें कि जैसे यज्ञ में विशेष ध्यान देते थे, अश्वमेध यज्ञ में विशेष ध्यान देते थे, और स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी इस पीरियड पे। इसके बाद आते हैं घटोत्कच महाराज शब्द को रेगुलर में कर दिया था, या कहीं इनका जब कार्यकाल आया तो लगभग रनिंग में एक रूप से चलने लगा था। महाराज शब्द और राजा शब्द सभी लोग अपने अपने आगे लगभग जो भी राजा होते थे महाराज और राजा शब्द का प्रयोग करने लगे थे। इसके बाद चंद्रगुप्त आते हैं। चंद्रगुप्त इनको एक रियल फाउंडर कहा जाता है। इनको रियल फाउंडर इसलिए कहा जाता है चंद्रगुप्त फर्स्ट को, क्योंकि ये चंद्रगुप्त फर्स्ट एक ऐसे राजा थे जो कि इन्होंने अपने आर्मी को बहुत अच्छी तरीके से किया।
सैलरी बेस में लगभग रखे और इनके पीरियड में लगभग इन्हीं के पीरियड में अच्छी तरह से सोना चांदी वगैरह और धन वगैरह बहुत इन्होंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया और टैक्स वगैरह बहुत सीमित लेते थे और जनता के बीच में जाकर ये जनता के बीच में जाकर उनका एक जो उनके प्रॉब्लम्स हैं या जो कि उनकी दिक्कतें हैं उनको पूछते थे। जनता के बीच में लगभग उनका दरबार लगता था, इसीलिए इनको चंद्रगुप्त फर्स्ट को रियल फाउंडर या रियल संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद स्कंदगुप्त आते हैं। स्कंदगुप्त को कई नामों से जाना जाता है। इनको सबसे पहले कहा जाता है, कई लोग तो इनको कविराज कहे हैं। कविराज का मतलब ये जो भी किताब, मान लीजिए हम ऐसे बोल दें, इनके सामने अगर मैं ऐसे बोल देता था कोई भी, तो ये एक कवि के रूप कवि में परिवर्तित कर देते थे, कविता में जिसे हम बोले, लगभग पोएट्री में इसको कन्वर्ट कर देते थे। ठीक है, दूसरा इनको समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन, भारत का नेपोलियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऐसे योद्धा हैं जो कि कभी युद्ध नहीं हारे, अपने साम्राज्य को, कुछ यहाँ पे था ऐसे, यहाँ पे ये पूरा मगध साम्राज्य था, मगध। ठीक है, ये मगध साम्राज्य को लगभग बहुत अच्छी तरह से बचा कर रखा। ये ऐसे राजा थे जो कि अपने बल पे, यहाँ जो छोटे छोटे राजा थे, साम्राज्य थे, इनको इस तरह दबा के रखते थे कि कोई ना तो इनका लेता था, ये ना तो किसी को अपना छूने देते थे, ना तो ये किसी का छूते थे। स्कंदगुप्त मतलब ये कहें कि ना तो आप हमारे में नज़र डालो और ना हम डालने देंगे। वही बात हो गई ना कि मारेंगे भी तो रोगे भी नहीं और हमसे दुश्मनी भी नहीं करोगे, ऐसा कुछ इनका हाल था। ये बहुत बुद्धिमानी प्रवृत्ति के, चूँकि अदर ये जो साम्राज्य थे ये सोचते थे कि चंद्रगुप्त जो थे तो थे, लेकिन इनके जो बेटे आएंगे एकदम लल्लू आएंगे, लेकिन कुछ उल्टा हुआ। इनसे भी बड़े प्रतापी राजा, मैं इसीलिए बताया ना कि ये एक ऐसा वंश है जो कि पीछे वाले राजे से आगे वाला राजा जो आएगा, जो इसमें सम्राट आएंगे, वो लगभग कई गुना प्रतापी, कई गुना दिमाग, एकदम चपलता जैसे दिमाग चलने वाला प्रतापी राजा ऐसे हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद कुमारगुप्त आते हैं। कुमारगुप्त इनके बेटे हैं। कुमारगुप्त जब आते हैं तो कुमारगुप्त के पीरियड में हूण जनजातियाँ आई थी। हूण जनजातियाँ एक ऐसी जनजातियाँ थी जो कि कभी स्थायी ही नहीं रही, कभी इधर भागी कभी उधर भागी। आप यहाँ देखे होंगे कि इधर कुछ चीन थे, इधर यूरोप है और इधर हमारे ऊपर यहीं पे हूण जनजातियाँ रहती थी। तो ये हूण जनजातियाँ पहले तो यूरोप की तरफ गई। यूरोप की तरफ जब कुछ दिन रहे, यहाँ से इनको खदेड़ा गया। जब वहाँ के राजा वगैरह इनको बारे में इंक्वायरी किया तो जब इनको खदेड़ा गया तो ये अब इनको क्या दिखा कि अब भारत की ओर चलें। तो ये घूमने फिरने जनजातियाँ थी, कभी अपनी राजधानी नहीं बनाई। यहीं पे जब कुमारगुप्त, जब इनकी मृत्यु हो गई, हूण जनजातियाँ जब आई थी, इनकी मृत्यु हो गई। अब इनके बेटे आते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जब राजा बने तो ये अपने किताब में या अपने ऐसे इतिहासकार लिखते हैं कि ये इन्होंने अपने पूरी जिंदगी हूणों को रोकने में लगा दी, लेकिन कभी रोक ही नहीं पाए। ऐसे होता था कि हूण जनजातियाँ ऐसे थी कि आज पूरब की तरफ से 10 आ रही हैं तो उनको रोक रहे हैं, पता चला थोड़ा सा और आगे से वहाँ से 50 की संख्या में चले आ रहे हैं। 50 दिन बाद लगभग हजारों की संख्या में चले आ रहे हैं, कभी आज तक रोक ही नहीं पाए। ये ऐसी जनजातियाँ थीं जो कि कभी रुकते ही नहीं थे, पता नहीं कहाँ से पैदा होते थे। स्कंदगुप्त आते हैं। अब स्कंदगुप्त जब यहाँ पे शासन कर रहे होते हैं, स्कंदगुप्त, इसी के आगे यहीं से डिक्लाइन चालू हो जाता है। वो कैसे होता है, अब इसी के आगे मैं चर्चा करूँगा, स्कंदगुप्त के आगे। अब आप ध्यान से सुनना, ध्यान से आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है आज की इस जीएस की क्लास में। ठीक है, मेरे साथ नोट करते जाइएगा, जैसे मैं लिखवाता हूँ वैसे आप नोट करते जाएंगे। पीछे की क्लास अगर आप नहीं देखे हैं, पीछे क्लास देख लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से गुप्त साम्राज्य A to Z, कौन से राजा क्या किया, वहाँ पे क्या हुआ था, पूरा मैं समझा चुका हूँ। जब देखिए स्कंदगुप्त लास्ट राजा होते हैं, कुछ इस प्रकार का इंडिया है। ठीक है, नीचे का मुझे 2 मिनट के लिए समय दीजिएगा,
थोड़ा सा इंक खत्म हो गई है, मैं इंक इसमें कवर कर लूँ, उसके बाद करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब हम जब सातवाहन वंश की बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंडिया है। अभी आप देखे होंगे पीछे क्लास में जब हमारा गुप्त वंश चल रहा था तो यहाँ पे कुछ गुप्त वंश का हमारा साम्राज्य था, इसको हम मगध बोलते हैं। मगध, ठीक है। अब ये मगध, जब हमारा मगध चल रहा था, लास्ट शासक इसमें कौन थे? स्कंदगुप्त। अब स्कंदगुप्त जब यहाँ पे शासक कर रहे थे, चूंकि इनके दादाजी जो थे, कौन थे दादाजी? कौन थे? समुद्रगुप्त। अभी हम बताए ना, समुद्रगुप्त लगभग इनके दादा ही थे, तो थे। इनके बेटे कुमारगुप्त आए और कुमारगुप्त के बेटे स्कंदगुप्त आए। कुमारगुप्त जब तक थे, या लगे यहाँ तक जो था इनका शासक बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। लगभग इनके पीरियड भी, स्कंदगुप्त के भी पीरियड तक लगभग ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन यहाँ पे जो छोटे छोटे साम्राज्य थे, ये पूरे, ये क्या है कि इनको समुद्रगुप्त बहुत अच्छी तरह से दबा कर रखा था। इसलिए दबा के रखता था कि आपस में कोई इनके बीच में उपद्रव ना हो, या कोई ऐसा काम ना हो कि ये हमारे साम्राज्य की ओर कभी उठाकर देखें। बहुत अच्छी तरह से ये जानते थे कि अगर ये विद्रोह कर दिए तो ये लगभग कई साम्राज्य छोटे छोटे लगभग हमारे ऊपर अगर अटैक किए तो हमारा भी नुकसान होगा और इनका भी होगा। इसीलिए ये ऐसे इनको रखते थे दबाकर कि ये कभी उठाकर मगध की तरफ नहीं देखे। जैसे आए स्कंदगुप्त, धीरे धीरे इन राजाओं में लगभग एक होड़ सी बढ़ने लगी और एक ये होने लगा कि अपने आप को ये स्वतंत्र राजा आपस में क्लियर करने लगे, या कहीं घोषित करने लगे। लगभग अपने आप को एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंस करने लगे अपने आप को। इसलिए कि ये अभी तक, जब तक कुमारगुप्त जब तक थे, लगभग सभी काम एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह यहाँ पे काम होता था। लगभग पूरी जो भी, अगर मान लीजिए यहाँ से कोई टैक्स भी लेना है तो इनका कुछ हिस्सा इनको दिया जाता था, और कहीं भी अगर वार करना है, कुछ भी करना है, तो पहले मगध साम्राज्य को सूचित किया जाएगा, ऐसे कुछ होता था। लेकिन आगे चल के स्वतंत्र, जैसे स्कंदगुप्त आए, अपने आप को स्वतंत्र कि हम किसी के चंगुल में नहीं रहेंगे, हम स्वयं जो भी काम करेंगे स्वयं अपना ही करेंगे, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे स्वतंत्र करना चालू हुआ, और एक बार ऐसा हुआ कि अपने आप को ये लगभग सभी समूह मिलकर एक नए साम्राज्य की स्थापना करते हैं, जिसको जो आगे चल के आता है यहीं पे सातवाहन वंश। चूंकि जानते हो कि ये अभी जो यहाँ स्कंदगुप्त तक था तो एक गुप्ता समुदाय था, लेकिन अब जो आएगा ये सातवाहन जो वंश आएगा, ये एक्चुअली में ब्राह्मण डायनेस्टी थी, ब्राह्मण वंश था, ठीक है। ये एक ब्राह्मण वंश था। ब्राह्मण वंश के साथ साथ इनकी आगे चल के ऐसे कुछ प्रोसेस होती गई, जो कि ये भी विशेष इसमें, चूंकि ब्राह्मण डायनेस्टी थी, तो ये भी लगभग यज्ञ में, अश्वमेध यज्ञ में और पूजा पाठ में, अश्वमेध यज्ञ में और पूजा में विशेष ध्यान देते थे। लगभग ये कहें कि लगभग जो इनमें प्रोसेसिंग होती थी, जो यहाँ पे जो क्रियाकलाप होता था, लगभग इस साम्राज्य में भी, सातवाहन वंश में भी होता था, ठीक है। सातवाहन वंश लगभग 265 ईस्वी तक माना जाता है, 265 ईस्वी से माना जाता है, ठीक है। सातवाहन वंश जो कि अब देखो, ये सातवाहन वंश तो गठित हो गया। अब इसमें ऐसा कहा जाता है कि पीछे जब हम इसमें देखे थे, इस वंश में, साम्राज्य में, गुप्ता वंश में लगभग हमारे 6 प्रकार के सिक्के चले थे, 6 प्रकार के, जिसमें 6 को मैं पीछे करवा चुका हूँ। एक में हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए है, एक में शेर का संहारक, दूसरे में लगभग बीड़ा बजाते हुए, ऐसे कुछ हमारे 6 सिक्के जब मैं करवाया था। एक में अश्वमेध जो भी है, तो जो 6 सिक्कों में हमें
जानकारी मिलती है लगभग। और पूरे पूरे सिक्के ये किसके थे? सोने के होते थे। लगभग गुप्ता साम्राज्य में लगभग सोने के सिक्के होते थे। लेकिन इतिहासकार ऐसा लिखते हैं कि सबसे पहले सिक्के सातवाहन वंश चलाए थे। सातवाहन वंश सिक्के चलाए थे। अब वो सिक्के कैसे चला दिए, जब ये बना ही नहीं सिक्के कैसे चला दिए? तो ऐसे माना जाता है कि ये जो छोटे छोटे साम्राज्य थे ये पहले से अपने आप को डिक्लेयर करना चाहते थे या कर चुके थे कि लगभग हम मतलब स्वतंत्र हैं और सिक्के हम अपने चलाएंगे। अपने सिक्के चलाए और अपने सबसे पहले इन्होंने अपने सिक्कों में अपने चित्र का वर्णन किया था। चित्र का वर्णन किया था। कहने का तात्पर्य है कि जो इन सातवाहन डायनेस्टी में जो सिक्के चले थे या पीछे से चल रहे थे, उन्होंने सबसे पहले चित्रों का वर्णन अपने सिक्कों में किया। चित्र है उसमें कई ऐसे शासकों के प्रिंट हैं, जैसे कोई अगर अच्छा चित्र मिल गया होगा या तो यहाँ पे जो शासक रहे होंगे उनको शासकों का प्रिंट यहाँ पे किया गया। ठीक है, कुछ इस प्रकार का करते थे। क्या हुआ? दिख नहीं रहा? कहाँ नहीं दिख रहा भाई? ओके, देखो थोड़ा सा आप, मैं बोलता भी जाता हूँ ना तो आप मेरे साथ बोलने के साथ साथ आप नोट भी लगभग करते जाया करिए। मैं जैसे जैसे लिखवा रहा हूँ, देखो नोट बनवाने का मतलब मेरा ये है, मैं आपको बता दूँ, पढ़ने के लिए आपको इतनी बुक्स हैं लेकिन समझने के लिए मैं हूँ। अगर आप समझ गए ना तो इतनी ज़्यादा आपको पढ़ने में मन लगेगा और पढ़ पाएंगे उसको बहुत ईजिली। ठीक है, अगर आप यहीं पे पूरी छापो छाप मारेंगे तो देखो यहाँ पे मैं केवल आपको समझाता हूँ कहाँ से आया, कौन सा वंश कहाँ से आया, कौन कहाँ से निकला, ये सब आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, बाकी उसके आगे जैसे आप करते हैं, आप बुक्स पढ़ के या कहीं से और अदर मटेरियल से आप वहाँ से पढ़ सकते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, खूब पढ़िए, लेकिन जो समझने का है यहाँ पे समझते जाइए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रखते जाइए। अब वहाँ पे ये थोड़ी नहीं पूछने लगेगा कभी भी कि सिक्के में किस रानी का चित्र था, या सपोज दैट यहाँ पे अगर 6 सिक्के हैं, अब जिसका हमें नॉलेज ही नहीं है तो हम क्या उसमें बता सकते हैं? बताओ। इतिहासकार जो अजम्पशन दिए हैं उसी के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, देखो अब यहाँ पे कुछ शासकों की प्रिंट हुई। ठीक है, अब शासकों की यहाँ पे प्रिंट कुछ मिलती है। इसके बाद सातवाहन वंश जो था, अब देखो जैसे ये कुछ मगध साम्राज्य था, इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। ऐसे ही सातवाहन वंश जो राजधानी बनाया था, लगभग 2 जगह इसने अपनी राजधानी बनाया था। कौन कौन से? पहला था पैठान और दूसरा था अमरावती। इन्होंने अपनी 2 जगह की कैपिटल बनाई, 2 जगह की कैपिटल या राजधानी बनाई। राजधानी अपनी बनाकर, अब चूंकि देखो सातवाहन वंश इस्टेब्लिश डायनेस्टी है ना, स्थायी डायनेस्टी है, इसीलिए इसने राजधानी बनाया। जैसे हुर वंश कोई राजधानी नहीं बनाए, 2 जगह अपनी राजधानी बनाई। यहीं पे इन्होंने अपना 2 जगह राजधानी बनाने के साथ साथ इनकी भाषा 2 थी। चूंकि जानते हो कि ये ब्राह्मण डायनेस्टी थी, ब्राह्मण डायनेस्टी के साथ साथ एक पंडित वंश था। आज की भी डेट में देखते हो, आज भी आप देखते हो कि ब्राह्मण सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं? संस्कृत तो ये चलन में ही थी, लेकिन एक और भाषा थी प्राकृत। इनकी 2 भाषाएं चलती थी, संस्कृत और प्राकृत। इन्हीं 2 भाषाओं को ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज इसमें करते थे। ठीक है, इनका लगभग साम्राज्य इतना ही हमको मिलता है। सिक्कों की भाषाएं मिलती हैं, यहीं से आगे चलकर इनका भी ज़्यादा कुछ इसमें कोई जानकारी नहीं मिलती, लगभग सातवाहन वंश में। ठीक है, अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके बाद हमारा आता है लगभग लगभग आगे चलकर हम विजयनगर साम्राज्य पढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य के बाद उसमें हम बहमनी साम्राज्य पढ़ेंगे। तो देखो अब हम क्या करते हैं, विजयनगर साम्राज्य बीच में क्यों पढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ समझना। इसको आप लिख लिए होंगे, आगे मैं इसी करवाता हूँ। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ। सबसे पहले ये जानिए कि सातवाहन वंश क्या था। तो सातवाहन वंश लगभग छोटे छोटे साम्राज्य का एक समूह था, जो कि स्कंदगुप्त लास्ट शासक थे, जिसको डिक्लाइन करके या पतन करके एक नए साम्राज्य का
निर्माण किया जाता है, जिसको सातवाहन वंश कहते हैं। सातवाहन वंश में सिक्के लगभग कहें कि मगध साम्राज्य जो गुप्त वंश है उसी के समकक्ष थे, लेकिन इसमें सोने के सिक्के नहीं थे। मैं अगला कहूँ कि सातवाहन वंश में कौन सी भाषाएं चलती थीं, तो आप कहेंगे संस्कृत और प्राकृत भाषाएं चलती थीं। प्राकृतिक भाषा एक अलग है, प्राकृत भाषा एक अलग चीज होती है, ठीक है। और लगभग इस वंश में 2 जगह अपनी राजधानी बनाई। कौन कौन सी? एक है पैठान, दूसरी है अपनी अमरावती। 2 जगह राजधानी बनाई। आगे चलकर इसमें लगभग कोई ज़्यादा हमें मिलता नहीं है। और हाँ, सबसे पहले चित्रों का वर्णन या सिक्कों में चित्रों का वर्णन किस वंश ने किया था? तो सातवाहन वंश ने किया था। ये लगभग 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनते। अगला जो हमारा आता है टॉपिक, अब इसमें थोड़ा सा आप ध्यान देना। देखो, विजयनगर साम्राज्य, इसका कार्यकाल लगभग चलता है 1326 से 1646 तक, ये BC। अब सुनो, देखो, अब मैं अभी तक जो बताया था 1336 है, यहाँ पे 1336 से 1646 तक चलता है। लगभग कहें कि लगभग 200 साल तक ये विजयनगर साम्राज्य 200 साल तक बहुत अच्छे से राज्य किया। इसकी शुरुआत क्या होती है? अभी हम बीच में विजयनगर साम्राज्य में क्यों घुस गए? ये तो मिडिवल का पार्ट है। हाँ, मिडिवल का है, ठीक है, मिडिल का पार्ट है। लेकिन जब हम कुछ ऐसा पढ़ते हैं, जैसे देखना, जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत में कितने आए थे? 5। कौन कौन से? आपके खिलजी वंश, सॉरी, सबसे पहले गुलाम वंश, फिर आता है खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, और सैयद के वंश के बाद लोदी वंश, और लोदी वंश बहलोल लोदी को मारकर बाबर यहीं पे मुगल सल्तनत की शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। मुगल सल्तनत की शुरुआत हो जाती है। लगभग ये कहें कि हम डायरेक्ट सीधे पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत में इंटर करेंगे और दिल्ली सल्तनत से डायरेक्ट मुगल, और मुगल के बाद औरंगजेब से होते हुए हम डायरेक्ट ब्रिटिश में घुस जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? ब्रिटिश में। ये लो, ब्रिटिश में हम चले गए। बीच में लगभग जब ये पढ़ते हैं तो लगभग ये क्या आता है? 1290 से और 1320 तक ये सल्तनत चलती है, खिलजी वंश, गुलाम वंश। ऐसे ही लगभग हमारे सब कुछ जब चल रहे होते हैं तो बीच में हमारा विजयनगर साम्राज्य छूट न जाए, इसलिए विजयनगर साम्राज्य की हम चर्चा करते हैं। अब देखो, विजयनगर साम्राज्य आप जब पढ़ते हो तुगलक वंश पढ़ते हो, जिसमें तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक को मारकर मोहम्मद बिन तुगलक इसमें गद्दी पर बैठता है। इसका मतलब मोहम्मद बिन तुगलक लगभग विजयनगर साम्राज्य जब था तो कुछ यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि आगे चल के कैसे इन्होंने वार किया, अटैक किया, वो हम इसका प्रारूप आप जानेंगे। यहाँ पे कुछ चल रहा, यहाँ पे था दिल्ली। खिलजी वंश का लास्ट शासक जो कि मुबारक खिलजी था, मुबारक खिलजी को मारकर गयासुद्दीन तुगलक लगभग मार देते हैं। आगे चलकर तुगलक वंश की स्थापना की जाती है। तुगलक वंश जैसे आता है, वहीं पे गयासुद्दीन तुगलक को मारकर मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन को मारकर आपस में वहाँ का साम्राज्य संभाल लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिल्ली का ये शासक बनता है, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है,
अब इनकी नज़र क्या पड़ती है कि मैं पूरे वर्ल्ड को जीतूंगा। लगभग ये क्या करता है, मोहम्मद बिन तुगलक होशियार बहुत था, बहुत होशियार, बहुत माइंडेड आदमी, लेकिन कुछ इसकी हरकतों से आगे चलकर इतिहासकारों ने इसको पागल राजा घोषित कर दिया था। वो कैसे किए थे आगे समझते हैं। दिल्ली सल्तनत में इसका शासक चल रहा था और आगे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देखता है कि जहाँ पे लगभग अलाउद्दीन या कहें खिलजी वंश लगभग नहीं जीत पाई। इसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, खिलजी वंश, ये तो देखो खिलजी वंश भी नहीं जीत पाया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी कभी मंगोलों से तक नहीं डरा। लेकिन इसका एक वो था, रहम था कि उन्होंने गलती क्या किया ये ना देखकर डायरेक्ट आक्रमण ये करता था। लगभग आप आज भी देखते होंगे, अगर किसी को दूसरे आप एरिया में जाते हो ना, अपने एरिया में अगर कोई आपको मारने आ जाए तो आपकी दोगुना ताकत बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको भी दिल में रहता है कि 2-4 और मेरे पड़ोसी वहाँ से निकल आएंगे। लेकिन आप दूसरे को मारने जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक डर बना रहता है कि और इधर से ना कोई आ जाए, क्योंकि हम अगर 10 गए तो हम 10 ही हैं, वहाँ कितने उत्पन्न हो जाएंगे ये कुछ भरोसा ही नहीं। कुछ ऐसे ही होता है दिल्ली सल्तनत से जब ये रहता है और ये देखता है कि कोई शासक साउथ की तरफ, लगभग साउथ की तरफ कोई शासक आज तक आक्रमण ही नहीं किया। हो सकता है इधर क्या है, दिक्कतें क्या हैं, आक्रमण इसने क्यों नहीं किया, मैं करूँगा। पूरी सल्तनत को लगभग जीतना चाहता था। यहाँ पर एक साम्राज्य था जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य, या कहें छोटे छोटे यहाँ पे गांव थे, छोटे छोटे बिल्कुल प्रांत, इनको कहें छोटे छोटे प्रांत थे। इसी के आगे कुछ यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। क्या है कृष्णा नदी? देखो कृष्णा नदी आज भी है यहाँ पे कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी के आसपास ढेर सारे घनघोर जंगल, यहाँ पे इतने कठोर जंगल या मतलब एकदम बहुत एरिया में घने जंगल इसमें अभी भी हैं। ठीक है, यहाँ पे जंगलों के खूब ढेर सारे पौधे थे। क्या किया दिल्ली का शासक जो मोहम्मद बिन तुगलक किया कि एक दिन पूछ करता है और अपने यहीं पे कृष्णा नदी किनारे देवगिरी को अपनी राजधानी बनाता है, राजधानी बनाया। यहीं से दिल्ली से उठाकर देवगिरी को राजधानी बनाया और पूरी जनता को, इसी मोहम्मद बिन तुगलक पूरी जनता को अपने साथ लेकर और पहुंच जाता है लगभग कई हजारों की सेना में, और लगभग कई तादादों की जनसंख्या में आदमियों को यहाँ पे ले जाता है। क्योंकि इसकी सेना में एक खास बात थी कि ये अपने सेना को कभी इस्टेब्लिश नहीं किया, लगभग निरंतर रेगुलर नहीं किया। ऐसे होता था कि वार हो गया तो जो भी छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, लेडीज, पुरुष जो भी होते थे उनको एक अपना हथियार खाना खुलवा देता था, वो अपने अपने पकड़ के और सब बस युद्ध के लिए तैयार हो जाते थे। ठीक है, तैयार हो जाते थे। अब यहीं पे जब ये सबको ले आता है, जनता इसके द्वारा पूछती है कि सुल्तान यहाँ पे तो कुछ खाने को भी नहीं है, यहाँ पे आप कहाँ ले आए हैं और हम रहेंगे कहाँ? क्योंकि देखो उस समय का ये जो एरिया था देवगिरी, राजस्थान, आज का राजस्थान और कुछ एरिया तमिलनाडु और यहाँ पे कुछ एरिया मध्य प्रदेश का कुछ एरिया लेता था। लगभग ये कहें कि लगभग ये रेतीले या रेगिस्तान में ही लगभग इनकी पूरी सेना इस्टेब्लिश की या स्थापित हो गई। जैसे वो दिल्ली से आया, अब दिल्ली की जनता कभी ना तो इस तरह का माहौल देखी थी। दिल्ली अपने आप में एक संपन्न था पहले से ही, क्योंकि वो राजधानी ही थी, क्योंकि हर सुल्तान दिल्ली का तख्त संभालना चाहता था। जैसे होता है, इन्होंने सबको लाया और जनता इनसे पूछती है कि हम रहेंगे कहाँ? बोलता है बीरो बंजान रेगिस्तान है, जहाँ चाहो वहीं रहो। तो बोले कि ये तो सेनाओं से भी हो सकता था ना। तो सुल्तान बोला कि सुल्तान अकेले रहेगा क्या? सुल्तान जहाँ जाएगा वहाँ जनता भी तो जाएगी। एक दो बोले कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, खाने को नहीं। बोले इसकी गर्दन काट दो।
एक दो की जैसे गर्दन काटी वैसे अपने आप में एक साधारण सा बिल्कुल एकदम हो गया, बोलना ही सबका बंद हो गया। उसने कहा ठीक है जैसे भी है चुपचाप रहो, नहीं एक दो को और निपटा देंगे। जो भी इसके बारे में बोलता था उसको उड़ा ही देता था, बस रखा तलवार खींच लिया। ठीक है, ऐसे ही कुछ यहाँ पे जैसे कुछ दिन हो गए। अब इन्होंने कहा कि सुल्तान अब हमें आदेश दो, हमें बढ़ना किधर है, क्योंकि इसके पास ना तो कोई नक्शा, ये डायरेक्ट चला है देवगिरी एक लालच की वजह से, और ना ही इसके पास कोई नक्शा है कि हमें किधर बढ़ना है, ना तो उसका प्रारूप है कि वहाँ पे कैसा माहौल है क्या है। इन्होंने कहा जाकर पता करके आओ इधर क्या है। जैसे कुछ सैनिक को भेजते हैं, लगभग 100 के तादाद में अगर सैनिक यहाँ से भेजता है, और ये घनघोर जंगलों के बीच से जैसे सैनिक निकलते हैं वैसे जैसे निकलते हैं। अब यहाँ इधर तो कुछ कर दिए, ठीक है, यहीं पे छोटे छोटे साम्राज्य थे, इनको मालूम पड़ता है कि यहाँ पे लगभग दिल्ली की सेना यहाँ पे आ चुकी है। दिल्ली की सेना इतनी बड़ी सेना है कि आज तक कोई हार ही नहीं पाया। जैसे इनको भनक पड़ती है कि दिल्ली की सेना अब क्या होगा, तो यहाँ पे 2 चरवाहे रहते थे इसी छोटे छोटे साम्राज्य के बीच में, 2 चरवाहे जिसका फर्स्ट का नाम था हरिहर और दूसरे का नाम था बुक्का। हरिहर और बुक्का ये दोनों आपस में भाई थे, लेकिन ये इतने माइंडेड आदमी थे कि जो भी ये बीच में समाज के बीच में बात कर देते थे, इनको जनता को मानना पड़ता था। वहाँ के राजा को, जो यहाँ छोटे छोटे लगभग प्रांत थे ना, इनको भी मानना पड़ता था इनकी बात को, क्योंकि ये फ्रॉड या बेफजूल वाली बात नहीं करते थे, एकदम पॉइंट टू पॉइंट एकदम एग्जैक्ट बात करते थे, सैद्धांतिक बात करते थे। इन्होंने हरिहर और बुक्का को पता चलता है, हरिहर और बुक्का एक दिन मीटिंग लगाते हैं, सभी गांववासियों को बुलाते हैं और कहते हैं हमारे पड़ोस में दिल्ली की मोहम्मद बिन तुगलक की सेना, दिल्ली की सेना आकर बैठ गई है, उससे अगर बचना है तो कुछ हमें शर्तें को मंजूरी देनी पड़ेगी, कुछ हमें अलग करना होगा, कुछ तो करना होगा अलग, नहीं वरना ये हमको ऐसा रेलेगा, ये ऐसी सेना रेलेगा कि हम किसी लायक नहीं बचेंगे। वो बोला, कुछ यहाँ पे जो बुजुर्ग थे बोले क्या है, वो कहें कि हमें अलग से कुछ षड्यंत्र रचना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे महान थे जो कि बोले कि हम तो ब्राह्मण हैं, हम षड्यंत्र नहीं, ऐसे हमारे सिद्धांत में नहीं लिखा। कुछ तो बोले जाट हैं, कुछ तो बोलते हम छत्री हैं, हम पीछे वार नहीं करते, कुछ तो बोले ऐसे कुछ ऐसे बोले। तो बोले चाचा ऐसे जाट और ब्राह्मण छत्री से हमारा ये मुल्क एरिया नहीं बच जाएगा। सेना में जब घुसेगी ना तो तुम्हारा छत्री रह जाएगा, ब्राह्मण का ब्राह्मण रह जाएगा। बोले तो करेंगे क्या? बोले बहुत दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है। आप छत्री ब्राह्मण को साइड में रखकर एक बार अलग दिमाग से सोचो, तभी हमारा बचना संभव है, नहीं तो आज तक दिल्ली की सेना से कोई जीत ही नहीं पाया। ये समझो, हमेशा वो जीतती रही है, कभी हारी ही नहीं दिल्ली की सेना। बोले क्या करें? बोले ऐसा करो कि सब लोग इकट्ठा होते हैं और एक हरिहर और बुक्का द्वारा दिमाग लगाया जाता है कि जो यहाँ पे जाट समुदाय थी, लगभग भील थे यहाँ पे, आज भी आप भीलों को देखते हैं कि लगभग बाण पक से मारते हैं और जहाँ पे मारते हैं एग्जैक्ट लगता है। ऐसे ही हरिहर और बुक्का जब इनको जानते थे कि यहाँ जाट हमारे पास समुदाय तो है, यहाँ जो जंगल थे इनको जाटों द्वारा बैठा दिया जाता है। लगभग इतने घनघोर जंगल थे कि बीच में बैठाल दिया जाता है, पेड़ों के बीच में ऊपर डालियों में बैठाल दिया जाता है, जो कि दिखते नहीं, वह आपस में पत्ते पहन लेते हैं। ठीक है, जैसे इनको किया जाता है, बैठाला जाता है, वैसे आगे एक शुरू होता है। अब जैसे इनको बैठाला जाता है, अब यहीं से मोहम्मद बिन तुगलक की सेना लगभग 100 के तादाद में जैसे आते हैं, वैसे जैसे ये वनों को क्रॉस करते हैं
जैसे इंटर किए, बगल वाला देख रहा है उसके गिर गया, देख रहा है तो उसके पता चला यहाँ एक तीर घुसा हुआ है। वो कहा ये क्या हुआ, वो तो निपटा, उसको देखते देखते उसके भी यहाँ पे लगा। देखते ही देखते अगर आए थे 100 तो लौटेंगे 20, 80 तो यहीं पे मर जाएंगे। दूसरे दिन जब यहाँ पे ऐसे ऐसे हुआ, 250 आ रहे हैं, वहाँ पे 25 लौट रहे हैं। जैसे हुआ, सेना अब जाती है मोहम्मद बिन तुगलक के पास, कहती है सुल्तान ये कैसी आप रास्ता दिखाए हो, वहाँ तो दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है और पता नहीं कहाँ कहाँ से तीर आ रहे हैं, कभी इधर लग रहे हैं कभी इधर लग रहे हैं, आधी सेना तो हमारी यहीं पे मर गई। वो तो अच्छा हुआ कि हम जीवित लौटाए, नहीं आपको सूचना देने वाला कोई नहीं होता, चूँकि दिल्ली में कभी ऐसे जंगल ये लोग देखे ही नहीं थे, कभी देखे ही नहीं थे ऐसे जो जंगल यहाँ पे देख रहे हैं। देखते ही देखते लगभग 1.5 साल बाद, 1.5 साल बाद लगभग ये हाल हो जाता है कि लगभग ये 1 लाख की सेना में अगर आया था तो वहाँ पे लगभग 20,000 सेना ही वापस हो जाते हैं। मिलता क्या है, कुछ भी नहीं। वो कहता है मोहम्मद बिन तुगलक लास्ट में कि अब हमको पुनः दिल्ली के लिए वापस चलना चाहिए। ठीक है, जैसे दिल्ली के लिए वापस गया और ये सब देखकर एक इतना बड़ा पूरा नुकसान देखकर कि हमने कितने सैनिकों को खो दिया, पाया क्या, कुछ नहीं। वहीं से इसको पागल राजा मोहम्मद बिन तुगलक को पागल राजा घोषित कर दिया जाता है। पागल राजा, पागल सुल्तान या पागल राजा, यहीं से इसको घोषित कर दिया जाता है। और आगे चलकर ये जो साम्राज्य थे, ये जब इसको भगा देते हैं तो ये पूरा एक एरिया, ये प्रांत बनकर इसी को कहा जाता है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, इसी को विजयनगर साम्राज्य कहते हैं। अब मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि विजयनगर साम्राज्य क्या था, कैसे था। विजयनगर साम्राज्य जैसे हरिहर और बुक्का, इनका ही श्रेय दिया जाता है स्थापित करने के लिए, क्योंकि इन्होंने ही पूरा इस्टेब्लिश और किया था। ठीक है, ये ऐसे ऐसे दिमाग लगाते थे कि इन्होंने पूरा एक दिल्ली की सेना से अपने प्रांत को बचा लिया। ठीक है, आगे चलकर इसमें भी 4 डायनेस्टी आएंगी विजयनगर साम्राज्य में। अब देखो, जैसे हम पढ़ते हैं, अभी आप पढ़े होंगे दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी आए थे, तुगलक गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और आपके सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है, ऐसे इसमें 4 आते हैं। कौन कौन से? संगम, पहला आता है संगम वंश। दूसरा आता है संगम के बाद सालुक वंश। तीसरा आता है सुलुक वंश, संगम, सालुक, सुलुक। और चौथा आप बताओ या मैं ही बताता हूँ, अराबीडू या अराबीड़ा वंश। अराबीडू कह दो या अराबीड़ा वंश। ठीक है, ये 4 वंश आते हैं, जो कि संगम वंश सबसे पहले संस्थापक थे, हरिहर और बुक्का। ठीक है, यहीं से हम हरिहर और बुक्का को पढ़ते हैं। संगम वंश, इसमें 4 वंशों का जिक्र किया गया है। जब इसके बाद अब आगे आते हैं लगभग अकबर। कब आते हैं? इसके बाद अकबर आते हैं, फिर यहाँ पे एक बहमनी साम्राज्य की स्थापना होगी। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य को नष्ट किया जाएगा, जिसको अकबर द्वारा लगभग सेना को इसको सपोर्ट दिया जाएगा। आगे चल के इसको नष्ट किया जाएगा। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज तक हम विजयनगर साम्राज्य तक डिस्कशन किए हैं। ठीक है, ये क्लास थोड़ी लंबी होती जा रही है, क्योंकि कई लोग इसमें कमेंट भी कर रहे हैं कि क्लासेस लगभग बहुत लंबी हो रही है। ठीक है, इसके आगे हम कल कवर करेंगे। इसमें आगे चलकर जो छोटे छोटे साम्राज्य, ये लोग संगम, सालुक, सुलुक, अराबीड़ा हैं, लगभग 200 साल तक इन्होंने अपना राज्य किया। 200 साल बाद ये लगभग पतन होगा, नष्ट होगा। और इसके आगे हम लगभग मिडिल में लगभग घुस जाएंगे। मिडिल का पार्ट फिर हम करने लगेंगे। लगभग दिल्ली सल्तनत अब हम इंटर होंगे। ठीक है, यहीं पे मोहम्मद बिन कासिम
सबसे पहले तुर्की आक्रमण करेगा, ठीक है, वहीं से हम अपना मिडवल स्टार्ट कर देंगे। और ये क्लास अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगी हो तो इसको शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। बाकी जो भी है मैं देखो बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ाता हूँ, जो भी क्वेश्चन हुआ करेंगे जैसे मैं अभी देखो इसमें पढ़ा दिया हूँ, इसी के मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन भी इसमें कर लेंगे कि किस नदी के पास विजयनगर साम्राज्य, कृष्णा नदी, ऐसे सब कुछ मैं टोटल बता दिया हूँ। सिर्फ आपको सुनने की ज़रूरत है, ध्यान से आप कान लगाकर मेरे साथ सुनिए, ठीक है। और यहीं पे आज क्लास समाप्त करते हैं। बाकी आप कमेंट में जो भी इसमें प्रॉब्लम्स हो, मुझसे कोई अगर मिस्टेक हो रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या आप कोई क्वेश्चन करते हैं नहीं आ रहा है तब भी कमेंट में बताइए, मैं उसको वीडियो में या आगे चलकर मैं सलूशन दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। अपना अपने परिवार वालों को ख्याल और ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू।